अपवर्तन के अंदर भी बेटा कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि आपकी आपतित किरणें जहां पर भी मिलेंगी उसी को अपन किस नाम से जानेंगे, उसी को अपन बिंब के नाम से जानेंगे। और वास्तव में थ्योरी की बात करें तो थ्योरी 2 लाइन की है। एक तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, बस अभी तक मैंने यही लगाया पूरे रिफ्लेक्शन में। दूसरा दृश्य क्षेत्र क्या होता है? तो दृश्य क्षेत्र में सिंपल सी थ्योरी है, एक ऑब्जर्वर को इमेज तब दिखती है जब परावर्तित किरण उसकी आंख में जाती है। 10 मिनट आपको टाइम वेस्ट करने से अच्छा है 10 मिनट में 5 सवाल होते हैं। अगर कोई बच्चा सच में ऑल इंडिया रैंक लाना चाहता है ना, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट, वो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते। उनका सब एक ही उद्देश्य होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। टीचर ने अपना काम कर दिया, आके क्लास ले ली, गया टीचर, बात खत्म। अब मैं आज बैठ करके ये जो दिया है ना फील्ड ऑफ व्यू वाले, इसके सवाल लगाऊंगा। नो, शुरू करें। वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन एवरीवन। ओके, एप्लीकेशन पे लाइव ठीक स्टार्ट हो गया है। सब ठीक? हाँ जी, चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज हेडिंग लगाएं, बिंब तथा प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बिंब तथा प्रतिबिंब। क्या होता है बिंब और क्या होता है प्रतिबिंब, इसको समझने की कोशिश करें। स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, क्या हो गया? हेलो, वॉइस आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? माइक नहीं लगा, एक सेकंड। अभी ठीक है? हेलो, 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 अभी ठीक है? अभी वॉइस सही आ रहा है एवरीवन? ओके, एक जगह और चेक करना। ठीक है, हाँ, तो हम टॉपिक ले रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज पे बात करते हैं। देखो, वास्तव में फिजिक्स में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की एक ही डेफिनेशन है, वो हमेशा आपको याद रखनी है। जहां पर आपतित किरणें मिलती हैं या आपतन किरणों का जो मिलान बिंदु होता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखें, आपतित किरणों के आपतित किरणों के आपतित किरणों के मिलान बिंदु को बिंब ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो आपतित किरणों का मिलान बिंदु है, सिंपल भाषा में उसी को आप ऑब्जेक्ट कहते हो। अच्छा सर, ये कैसा दिखाई देता है? देखो, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिरर है आपके सामने, ये मिरर है, और यहां से किरणें आ रही हैं। तो किरणें यहां से आ रही हैं,
ये आपतित किरणें होंगी। आपतित किरणों को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो आईआर बोल सकते हैं। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे कहाँ पर मिल रही हैं? तो देख के समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मिल रही है। तो बस यही जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट ओ को अपन ऑब्जेक्ट कह देते हैं। हाँ, यहाँ वास्तव में किरणें मिलके जा रही हैं, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट या वास्तविक बिंब कहते हैं। इसको तो वास्तविक बिंब के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं एक डायग्राम और बना के दे रहा हूँ। आपको ये सोचना है बिंब कौन सा होगा। जैसे ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, या आपतित किरणें आ रही हैं। इसमें बिंब कहाँ पर होगा? सोचो, इसमें बिंब कहाँ पर होगा? बाय डेफिनेशन इसमें बिंब कहाँ पर होगा? कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे जहां पर आकर के मिलती है ना, जिस जगह पे आपकी आपतित किरणें मिलती हैं, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन बिंब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो कहीं आके मिल नहीं रही है, तो फिर यहाँ पे बिंब क्या होगा? तो यहाँ पे बिंब कैसे मिलेगा अपन को? इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कीजिए, इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कीजिए। ये जहां पे मिल रही है, ये बिंब कहलाएगा। तो चाहे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं आपको अपवर्तन पढ़ाऊं, ये परावर्तन चल रहा है वैसे तो, पर मैं अगर आपको अपवर्तन पढ़ाऊंगा तो भी कंसेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। अपवर्तन के अंदर भी बेटा कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि आपकी आपतित किरणें जहां पर भी मिलेंगी, उसी को अपन किस नाम से जानेंगे? उसी को अपन बिंब के नाम से जानेंगे। आई होप आप इसमें कंफर्टेबल रहोगे सब बच्चे। हाँ, अगर अपने आप मिलता हुआ दिख जाए तो आप उसको वास्तविक बिंब बोल देना, अदरवाइज ये आपका जो है, ये आपका आभासी बिंब हो जाएगा, इसको आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल। दैट्स इट। तो ये बिंब के बारे में जो ज्ञान है, ये आपको सबको पता। हाँ, गॉट इट। अच्छा, प्रतिबिंब क्या होता है? सेम वही कंसेप्ट है। प्रतिबिंब, परावर्तित किरणें जिन बिंदुओं पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो आपका इमेज कहलाता है। चलो देखो, जैसे अब
मान लो कि ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये आपकी आपतित किरणें ऐसे आ रही हैं, इस पर किरणें ऐसे आ रही हैं, ऐसे किरणें आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें वास्तव में किरणें आ रही हैं, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वास्तविक बिंब होगा, ये वास्तविक बिंब होगा। तो क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना? अब प्रकाश किरणें आई, टकरा के जाएंगी, कैसे जाएंगी वो तो हमें पता है, अभिलंब बनाएंगे। तो इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे अभिलंब बनाओ, इस पॉइंट पे अभिलंब बनाओ। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, जितने एंगल पे आई उतने पे जाएगी, अगर ये एंगल आई है तो आई पे चली जाएगी, ये आई पे चली गई, आई पे चली जाएगी, आई पे आई, आई पे चली गई। जिस तरफ किरणें परावर्तित होकर के जा रही हैं उनको मिलाने पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, है ना? तो इनको मिलाने पर प्रतिबिंब मिलेगा, तो इनको मिलाते हैं। आगे तो मिल नहीं सकती ऐसे तो ना, पीछे मिलाएंगे ऐसे, ये बनेगा प्रतिबिंब, ये होगा इमेज। यार यहाँ पे ना प्रतिबिंब जो है वो जबरदस्ती मिलाने पे बना है, यहाँ पे बिंब जबरदस्ती मिलाने पे बना था, तो ये था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रतिबिंब परावर्तित किरणों को जबरदस्ती मिलाने पे बना है, तो इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो गाइस दिस इज नॉन एज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के नाम से जानेंगे, ठीक है? अच्छा, इसका एक और केस देखते हैं। जैसे मिरर है, मान लो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इसके ऊपर प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हो रही हैं, अच्छा आपतित होकर के कैसे जाएंगी? ऑब्वियस ही बात है, आपतन हुआ है तो जिस पॉइंट पे आपतन हुआ है उस पर अभिलंब बनाओ। तो आपतन बिंदु पे आपने अभिलंब बनाया, एक ये रहा, ये रहा, तो कितने एंगल पे आई है? आई पे आई है, आई पे ही वापस जाएगी ऐसे। कितने एंगल पे आई है? आई पे आई है, आई पे ही वापस जाएगी। ये परावर्तित किरणें वास्तव में कहाँ मिल रही हैं चेक करो, तो आप देख पा रहे होगे कि परावर्तित किरणें इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये आपका हो जाएगा इमेज। अच्छा, बिंब कहाँ है? जहां से, जहां पर आपतित किरणें मिलती हैं उसको बिंब कहते हैं, आने वाली किरणें। तो आने वाली किरणें तो ये हैं, ये पीछे तो कहीं नहीं मिलने वाली, आगे मिला के देखो, तो इनको आगे लेके आना पड़ेगा आपको, ये आगे जहां पे मिलेंगी ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। बस ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी बिंब है ऐसे, देख लो। कुछ ऑब्जर्व किया क्या? आदित्य देरांदु, कुछ ऑब्जर्व किया?
वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और आभासी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ये प्लेन मिरर के लिए सही बात है, मतलब ये चीज ना प्लेन मिरर के लिए एकदम सही है। ऐसा होता है प्लेन मिरर में कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनती है। ये चीज देखने को मिलती है प्लेन मिरर में। समतल दर्पण में ये चीज देख ऐसा है। चलिए, अब बिंदु बिंब है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए बात करते हैं। बिंदु बिंब के लिए बात करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके की बात करनी है, आपका ध्यान बोर्ड पे। मान लो ये समतल दर्पण है, और मैंने यहाँ पे एक बिंदु आकार का बिंब रख दिया ऐसे। तो इस बिंदु आकार के बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अपन को सोचना है ना। सब प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं? प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको केवल दो किरणें भेजनी है। वो दो किरणें जाकर के टकराएंगी, टकरा के वापस आएंगी, फिर बन जाएंगी परावर्तित किरणें। वो परावर्तित किरणें अपने आप मिल जाएंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। गॉट द पॉइंट? तो ये चीज करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे। पहली किरण कैसे फेंकें बताओ। तो पहली किरण एक काम करो, सीधी भेज दो, मतलब अभिलंब के लंबवत। ये पहली किरण भेज दो, तो जैसे भेजोगे वैसे ही वापस जाएगी, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार की किरणें अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती हैं, तो जैसे गई वैसे की वैसी वापस आ गई। ठीक है, अब एक किरण ऐसे भेज दो। तो जो किरण आपने ऐसे भेजी है वो अभिलंब चाहिए होगा, तो जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट पे आपने अभिलंब बनाया। अगर यहां से आई कोण पर आई, उतने ही कोण पर वापस जाएगी, ऐसे, है ना। अब इसको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। आगे तो मिल नहीं सकती, परावर्तित किरण इधर जा रही है, एक एक उधर जा रही है, आगे तो मिल नहीं सकती, पीछे लेके आओ। तो दोनों को पीछे लेके आएंगे, यहाँ पे मिल रही है। ये बन गया आपका इमेज। ये हो गई इमेज आई, ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना होगा? चलो छोड़ो, ये एंगल अगर आई है तो क्या ये एंगल आई होगा? एकांतर कोण, सही है। सेकंड पॉइंट, अगर ये एंगल आई है तो शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल भी आई होगा। और अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। ठीक है, अगर बढ़िया। अच्छा, अभी माहौल थोड़ा चेंज किया है आज स्टूडियो का, माहौल कुछ ज्यादा ही चेंज किया है। दिखाता हूं तुम्हें।
सामने इतना बड़ा पैनल है, 86 इंचेस का पैनल, और उस पे हर एक बच्चा क्लियरली विजिबल है। ये स्थिति है, दिख गया होगा ना? तो अब कोई भी बच नहीं सकता, मतलब बड़ी स्क्रीन है सामने, जितनी बड़ी स्क्रीन ये है ना इधर, इससे बड़ी स्क्रीन सामने है, ताकि एक एक बच्चा बढ़िया से दिख सके और आपको बेटर विजिबिलिटी के साथ में आप पे मॉनिटरिंग की जा सके, है ना? दिमाग कोने में वो युवांक दिख रहा है, परेशान सा आज, अपसेट हो गया आज, लड़ाई होगी घर पे। देखो, जेई की जर्नी में कभी कभी मूड खराब हो सकता है, कभी कभी आपका मूड ऐसे अप डाउन हो सकता है, बस उस मूड के अप डाउन होने का कारण पढ़ाई हो, घर वाले हों, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कोई माहौल हो तो ही ठीक है। कुछ ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ना? तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर उसको अपन अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़े परेशान होते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक जेई का बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहता है सिलेबस से, कि इतना बड़ा सिलेबस है और कैसे करेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, तो सबसे पहले ये देखो कि जिस एग्जाम को तुम देने जा रहे हो, जिस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज में पास होने के लिए, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुम्हें 100% सिलेबस पढ़ के जाना है, जिसमें सारे सिलेबस के अच्छे अच्छे बेसिक बेसिक सवाल करके जाने। ये जेई मेन का पैटर्न है। जेई मेन एग्जाम में ऐसा करना है अपन को। जेई एडवांस में क्या होगा? जेई एडवांस में तुम्हें 40 से 50% सिलेबस करके जाना है, बहुत अच्छे से। और बाकी सब में आपको, आप थोड़ा बहुत अगर एवरेज भी चलोगे तो काम बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको आईआईटी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको 40-50% सिलेबस अच्छे से करके आना है। ये बात हुई उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, जैसे आशा बैच का बच्चा हो गया, टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो आप 12th के सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से करो, और 11th के सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पोर्शन है, उसको भी बहुत शानदार तरीके से करो। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में केवल फॉर्मूले याद करने होंगे, बात बन जाएगी। पैनिक नहीं होना है, अगर आप पैनिक होगे तो दिक्कत होगी। दूसरा, आपको इस चीज की कोशिश करनी है कि आपके जो मित्रगण हैं, जो आपके जैसे नहीं दिखते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के चलना पड़े 1 साल तक, राइट? मैं किस तरफ, किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तुम बहुत समझदार हो, तुम सब समझते हो, है ना? कुछ यहाँ पे ड्रॉपर्स हैं, कुछ 12th क्लास में हैं, टीनेज तुम पार कर चुके हो या फिर टीनेज के अंदर हो गए, तुम्हें सब पता है कि मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। 1 साल के लिए सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद पे कंट्रोल तुम्हारा होना चाहिए, हर तरीके से, हर तरीके से सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज योर टाइम विल बी किल्ड, एंड टाइम इज योर सिलेक्शन। खुद को थोड़ा बचाना पड़ेगा आपको, खुद को खुद से भी बचाना पड़ेगा, खुद को सामने वाले से भी बचाना पड़ेगा। चलो साहब, तो एकांतर कोण बन रहा है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है, दिस आई तो दिस इज ऑल्सो आई। उसके बाद अगर ये ऐसे देखो, है ना, तो ये यहाँ पे क्रॉस बन रहा था इस तरीके से, ये क्रॉस बन रहा था, तो दिस एंगल इज आई, देन दिस एंगल इज ऑल्सो आई। अगर ये आई है तो ये भी आई है। अब आप थोड़ा सा इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो, चाहो तो मैं नाम देता हूँ, इसको एम, इसको एन। ट्राइंगल ओ एन एम और ट्राइंगल आई एन एम, इन सब में सारी चीजें सेम है। देखो कैसे, एंगल आई सेम है, इधर भी एंगल आई है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भुजा भी बराबर है, एक भुजा इसमें कॉमन है। तो ढंग से देखा जाए तो सब कुछ सेम सेम सा लग रहा है। अगर सब कुछ सेम सेम सा है, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स बोलते हैं इनको, है ना? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं ये, आपको हिंदी में सर्वांग सम या ऐसा कुछ कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये। अगर ऐसा है तो ये जो ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस है, जिसको अपन ऑब्जेक्ट की दूरी बोल रहे हैं, इसको बेसिकली यू कह देते हैं, ये यू इस वी के बराबर होगा। यू और वी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, सम सम है। अब सर्वांग सम वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में एक बार देख लेना आप। तो दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो u इज इक्वल टू वी होगा, मतलब समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है, समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो लिख लो, ये है बिंब की दर्पण से दूरी
और ये है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। समरूप त्रिभुज, अच्छा ठीक है। मतलब जो लाइन ओ आई है ना, उसको जो मिरर है ना वो बिल्कुल बीच में से काट रहा है। ये देखो, ये जो लाइन है ना ओ से लेके आई तक की, इस ओ आई लाइन को ये मिरर जो है ये बिल्कुल बीच में से काट रहा है, ऐसे इस तरीके से कट करता हुआ। तो ये एक पॉइंट है जो नोट करने वाला। अब हेडिंग लगाओ, दृश्य क्षेत्र। फील्ड ऑफ व्यू, दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू। दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये एक मिरर है, दर्पण है, इस दर्पण के यहां पर अपन ने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब सबको पता है कि इसका प्रतिबिंब यहां से दो किरणें भेजेंगे, टकरा के आएंगी, प्रतिबिंब बनेगा। बना के देखें, सोचो, अगर यहां से ऐसे किरणें गई, यहां से गई, टकरा के ऐसे जाएंगी, टकरा के ऐसे जाएंगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बनेगा प्रतिबिंब। मेरा सवाल ये है, किरणें ऐसे जाएंगी तो इधर रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे जाएंगे इधर रिफ्लेक्ट होंगी, ये किरण वो आखिरी किरण होगी जो इसका रिफ्लेक्शन होगा। और इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। इधर भी ये आखिरी किरण होगी जो यहाँ टकराएगी, टकरा के जाएगी ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट, मिलेंगी कहाँ पे ये सब किरणें? तो आपको पता ही है, यहाँ मिलेगी जाकर के। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो एक ही बनेगा ना, यहाँ मिलेगी। मेरा सवाल ये है, हमको कोई इमेज दिखाई कब देती है? हमको कोई इमेज दिखाई कब देती है? हमको इमेज तब दिखाई देती है जब वो हमारी आंखों तक पहुंच रही होती है। अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं तो हमें दिखाई कैसे देगी? लॉजिकल पॉइंट है। अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं तो हमें दिखाई कैसे देगी? नहीं दिखाई देगी। तो मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रेक्षक 1 है। तो क्या प्रेक्षक 1 को इमेज दिखाई देगी? सोचो, क्या प्रेक्षक 1 तक आके किरणें पहुंच रही हैं? यस सर, पहुंच रही है ना। जैसे यहाँ से किरणें जा रही हैं, यूं आ रही हैं, इस तक पहुंच रही हैं, पहुंच रही हैं तो इसको इमेज दिखाई देगी। जैसे मान लो यहाँ प्रेक्षक है, यहाँ वाले प्रेक्षक को दिखाई देगा, बिल्कुल सर, इस तक भी किरणें पहुंच रही है। क्या यहाँ वाले प्रेक्षक को दिखाई देगा? यस सर, इस तक भी किरणें पहुंच रही है। क्या यहाँ वाले प्रेक्षक को दिखाई देगा? क्या यहाँ वाले प्रेक्षक को दिखाई देगा? क्या यहाँ वाले प्रेक्षक को दिखाई देगा? बताओ, क्या इस प्रेक्षक को दिखाई देगा? दिखेगा इसको?
इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी ना, पहुँचेगी नहीं उस तक। इसको भी नहीं दिखेगी, इसको भी नहीं दिखेगी। तो कितने क्षेत्रफल में या कितने क्षेत्र में आप इमेज देख पा रहे हो? कितने क्षेत्र में आपको इमेज दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर ये वो क्षेत्र है जिसमें मैं इमेज देख पा रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, जहाँ पे आप इमेज को देख पा, ठीक है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रेक्षक 1, 2 और 3 के लिए परावर्तित किरणें आ रही हैं। परावर्तित किरणें पहुँच रही हैं और तो इनको जो इमेज है वो दिखाई देगी, है ना? इमेज देखी जा सकती है। और प्रेक्षक 3, 4, 5 प्रेक्षक 4, 5, 6 परावर्तित किरणें नहीं पहुँच रही हैं। तो इनको इमेज दिखाई नहीं देगी। लिख लो। अब तुम्हारा काम ये है कि मैं एक स्थिति बना के दे रहा हूँ, तुम्हें दृश्य क्षेत्र बनाना है। तो तुम लोग दृश्य क्षेत्र बनाओ। ये ऐसे लाइन है, यहाँ पे आपका बिंब रखा हुआ है, ठीक है? और जो दर्पण है वो दर्पण ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। बनाओ इस दर्पण के लिए। मेरा सवाल पॉइंट ये था, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। तो आप में से यहाँ तक पहुँच गया था, बना लिया आपने फील्ड ऑफ व्यू एवरीवन? या सवाल ही नहीं मिल पाया था? कोई बात नहीं, चलो देखो मैं बना रहा हूँ, आप चेक करना। एक्चुअल में कमाल की बात सुनना क्या है, जैसे यहाँ से इमेज भेजनी है, अपन को इतना समझ में आ गया ना कि फील्ड ऑफ व्यू कभी भी बनाने का मन करेगा तो हम क्या करेंगे, एक तो ये जो मिरर दिख रहा है इस मिरर का ये टॉप पॉइंट पकड़ लेंगे, और एक ये जो मिरर है इस मिरर का ये टॉप पॉइंट पकड़ लेंगे, यहाँ पे प्रकाश किरणें भेज के देखेंगे। तो एक प्रकाश किरण आप ऐसे भेजो, एक प्रकाश किरण आप यहाँ भेजो ऐसे, एक प्रकाश किरण आप यहाँ भेजो ऐसे, और देखो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है, कैसे मिल रही है। चलो करते हैं। नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल बनाएंगे तो ये कैसे जाएगी, जितने एंगल पे आई है उतने पे निकल जाएगी ऐसे। ये वाली भी जितने एंगल पे आई उतने पे निकल जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी ऐसे। तो आगे मिलने के तो कहीं चांस है ही नहीं, पीछे मिला है तो चांस है।
तो पीछे में लाएंगे तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, यहाँ इमेज बन रही है। अच्छा, मजे की बात बताऊं क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट खुद है ना, ये खुद भी अपनी इमेज नहीं देख पाएगा। ये ऑब्जेक्ट खुद भी अपनी इमेज नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें पहुंचेंगी तो आप इमेज को देख पाओगे। अगर परावर्तित किरणें आप तक नहीं पहुंची तो आप इमेज को नहीं देख सकते। तो परावर्तित किरणें कहां से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। तो ये जो अपन को दिख रहा है ना, दिस वन, ये है दृश्य क्षेत्र। इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट रहा, इसके अंदर कोई खड़े होकर देखेगा तो उसको अपनी इमेज दिखाई, उसको इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज इमेज दिखाई नहीं देगी। क्लियर है? तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को खुद को ही अपनी इमेज नहीं दिखेगी। चलो मैं तुम्हें एक और डायग्राम देता हूँ, बनाओ खुद से। दृश्य क्षेत्र बनाना है आपको, वही ना, खुद से ही दृश्य क्षेत्र बना करके देखना है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दो मिरर हैं, बनाओ दृश्य क्षेत्र। कैसे रहेगा? हाँ देखें, ऐसे। तो लास्ट में फाइनली इमेज कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है? ऐसे इमेज बन। तो सोचने वाली बात यह है बेटा कि यहाँ पर इधर किसी को देखनी है इमेज, तो परावर्तित किरणें कौन सी, अच्छा ये उल्टा बना दिया मैंने डायग्राम, इसका एरो उल्टा बना दिया। परावर्तित किरणें आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तो यहाँ पहुंचेंगी परावर्तित किरणें। इधर ये दृश्य क्षेत्र है, और इधर ये दृश्य क्षेत्र है, ये गई फ्री, ये और दृश्य क्षेत्र है, ये जाने वाली किरणें आने, ये दृश्य क्षेत्र है, ये दृश्य क्षेत्र। तो इतने दृश्य क्षेत्र में दिखेंगे, एक तो इधर इतने से में, इधर इतने से में, बाकी कहीं दिखाई नहीं। कितनों का सही था? गुड। तो ऐसे आपको दृश्य क्षेत्र वगैरह बनाने आने चाहिए कि हाँ, बस लॉजिक इतना सही है कि अगर परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंच जाएं तो बात बन जाएंगी और हमको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। अगर परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं तो हमें ऑब्जेक्ट फिर दिखाई नहीं देगा। ये क्लियर बात है। चलो अब इस पे एक सवाल करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करवाएगा आपको कंसेप्ट की।
सवाल है y अक्ष पर वह क्षेत्र ज्ञात करें y अक्ष पर वह क्षेत्र ज्ञात करें जहां परावर्तित किरणें उपस्थित हैं। करो। डायरेक्टली वो आपको दृश्य क्षेत्र निकालने के लिए ही बोल रहा है। हाँ जी, क्या है? हो गया सवाल? करें? हो गया? अमन हो गया? बताओ। 4 to 8, वेरी गुड। देखो, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सिस्टमैटिकली सोचना था। प्रकाश किरण अगर ऐसे जाएगी, अपन को दृश्य क्षेत्र के लिए यहाँ से किरण भेजनी है ऐसे, यहाँ से प्रकाश किरण गई, परावर्तन के पश्चात यहाँ जाएगी, तो प्रकाश किरण ऐसे गई, परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी। ये दिख नहीं रहा ऐसे, बट सेम पॉइंट पे मिलेंगे, है ना? हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है तो अपन ऐसे बना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस मिरर का ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,2,0। तो मिरर से सामने ऑब्जेक्ट 2 पर है तो पीछे भी 2 पर ही होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 आगे होगा, मतलब 4,0 इसके कोऑर्डिनेट हो। बस ये एक छोटी सी बात समझने की थी। देखो, इसके आगे जो ऑब्जेक्ट है 2 आगे है, पीछे भी 2 ही होगा। दैट्स इट। अच्छा, अब क्या करना है? अब तो थोड़ा बहुत ट्रायंगल व्रायंगल में खेलना है, बस बात बन जाएगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इस ट्रायंगल को, 2 ट्रायंगल पे विचार करने के मत में हूँ। एक तो इस वाले ट्रायंगल को देखो और एक इस वाले ट्रायंगल को देखो, दोनों दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ये देखो, सर्वांगसम त्रिभुज है ना, ये वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये वाली हाइट नहीं पता ना, ये वाली हाइट नहीं पता, ये वाली, तो हम एक काम करते हैं, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, तो ये हाइट मान लेते हैं x है, या काम करो इस हाइट को मान लो y, तो y अपॉन ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी होगी? 0 से लेके 2 तक, 2,2 दे तो रखा है, y अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इस त्रिभुज का ये बेस अपॉन इस त्रिभुज का ये बेस। देखो ना ऐसे, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा। एक ट्रायंगल अपन ले रहे हैं ये वाला फर्स्ट, दूसरा ले रहे हैं ये छोटा वाला सेकंड, तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, फिर इसका बेस अपॉन इसका बेस, तो इसका बेस है 4 और इसका बेस है 2, y इज इक्वल टू आ गया 4, मतलब ये पॉइंट आ गया 0,4। डन है अंकित? अब एक काम करो, बड़ा वाला ट्रायंगल, वो तो क्या हो ढंग से बना नहीं है, बाकी है तो ये भी एक पूरा ट्रायंगल ऐसे, बड़ा वाला ये
और ये वाला और ये कंप्लीट, ये सर्वांग सम है। तो फिर से वही बात, मान लो ये y डैश है, तो y डैश अपॉन दिस हाइट 4 इज इक्वल टू वही बेस, आधार कितना है इसका 4/2, यहाँ से y डैश कितना आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,8। अब दृश्य क्षेत्र कितना था, जहां से ये किरण ऐसे गई थी टकरा के ऐसे जाएगी, ये दृश्य क्षेत्र है ये वाला। दृश्य क्षेत्र कहां से कहां तक है, y=4 से y=8 तक। तो दृश्य क्षेत्र हो गया y=4 से y=8 तक। ये इस तरह का सवाल आपसे, डन है, सबको समझ में आ गया कैसे किया, सागर ठीक है, समझ आ गया, डाउट है, आ गया, बोलो चलो बोलो क्या पूछना है, पक्का, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है बस। हाँ ये थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है ना, तो मैंने ये एक्चुअल में ऐसे जाएगी प्रकाश, जैसे यहाँ पे आई ना, ये एंगल थोड़ा छोटा बन गया, ये एंगल बड़ा था, उतने एंगल ये होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए था, तो एग्जैक्ट आपको ट्राइंगल का शेप मिलता है उसमें। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में हमने सोचा, एक तो ये वाला कंप्लीट और एक ये छोटा वाला, इन दो को लेकर के सॉल्व, बुझा अपन बुझा। आगे बढ़े, चलो अब एक सवाल और है वो देखो, एक सेकंड। इससे एक दर्पण है ऐसे, जो ये दर्पण है पूरा, फोर्टी 45 डिग्री पे 2 मीटर लंबा है, यहाँ से एक छोटी सी चींटी आ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। चींटी कितनी देर तक खुद को दर्पण में देख सकेगी। ये सवाल है, चलो करो। चींटी कितनी देर तक खुद को दर्पण में देख सकेगी।
आ गया आंसर? क्या है आंसर बताओ? फर्स्ट किसका है? फर्स्ट कितनों का आ रहा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? फर्स्ट कितनों का है? फर्स्ट, थर्ड कितनों का है? थर्ड। ये सवाल नीट लेवल का सवाल है, मेंस लेवल भी नहीं मानता मैं इसको। देखो इधर चीटी चल रही है, सबका ध्यान बोर्ड पे। चीटी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। क्या चीटी को अभी अपनी इमेज दिखाई देगी? अच्छा, इमेज दिखाई देने की शर्त क्या है? इमेज दिखाई देने की सबसे बड़ी शर्त है क्या? इमेज दिखाई देने की शर्त यह है कि चींटी की आंखों में परावर्तित प्रकाश किरण पहुंचनी चाहिए। अगर चींटी की आंखों में टकरा करके परावर्तित प्रकाश किरण पहुंच जाती है तो उसको उसकी इमेज दिख जाएगी। इतनी सी तो बात है। तो ऐसे ऑब्जर्व करें, ऐसे ऑब्जर्व करें कि चींटी आ रही है। इस चींटी को अगर यहां से ऐसे प्रकाश किरण गई, ऐसे कहीं जाएगी तो दृश्य क्षेत्र के अंदर नहीं आएगी, तो चींटी को अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब अभी तो नहीं दिखेगी, जहां चींटी है वहां तो नहीं दिखेगी। चलते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी चींटी से जो प्रकाश किरण निकलेगी वो इस दर्पण के लंबवत होगी। और आपको पता है कि दर्पण के लंबवत जब प्रकाश किरण पड़ती है तो टकरा करके वापस आ जाती है। बस, अब टकरा करके वापस आएगी तो यहाँ चींटी को अपनी इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी? देखो, प्रकाश किरण ऐसे गई है, टकरा के इधर आएगी, तो जितनी दूरी पर चींटी इधर है उतनी दूरी पर पीछे इमेज बनेगी। पर जो भी बनेगी वहां से प्रकाश किरण इसको आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे चींटी को अपनी इमेज दिख जाएगी। तो चींटी को सबसे पहली बार अपनी इमेज कहाँ दिखना शुरू होगी? इस पॉइंट से दिखना शुरू होगी जब यहाँ से प्रकाश किरण इस पर लंबवत पड़ेगी। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एवरीवन? बस ये थॉट दिमाग में आ जाता, हल बन जाता। अब चींटी आगे चलेगी चलेगी, मान लो चींटी यहाँ पहुंच गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई ना कोई प्रकाश किरण ऐसे लंबवत जाएगी जाएगी। जो प्रकाश किरण लंबवत जाएगी वो जाकर के चींटी पे वापस आएगी, दिख जाएगी चींटी को अपनी इमेज, यहाँ पे दिख जाएगी। अब लास्ट यहाँ तक दिखेगी बस, इसके बाद चींटी को फिर से अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी। तो चींटी को अपनी इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई देगी बस। इस एल लंबाई में चींटी को अपनी इमेज दिखाई देगी। तो एल लंबाई में चींटी को अपनी इमेज दिखाई देगी। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बस खत्म हो गया सवाल। एल लंबाई निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर? cos 45 डिग्री अप्लाई करके देखो क्या आएगा। cos 45 डिग्री क्या होगा? cos 45 डिग्री होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 2, कर्ण कितना है? एल। ये आ गया 1/√2 इज इक्वल टू 2/L। तो एल कितना आ गया? 2√2। ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, सिंपल। अच्छा, चींटी की स्पीड से आ रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। एल दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। एल अपॉन चाल कितनी है उसकी? दूरी है 2√2, चाल कितनी है उसकी? 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की घात -2 से गुणा कर दो। ये आ गया 100√2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट। ऐसे करना था। कितने बच्चों ने इसी ऐसी कुछ अप्रोच फॉलो करके सवाल करने की कोशिश की थी? अमन, क्या गलती की थी? हुई थी? ऐसे हो गया था? गलती बताओ। समझ में कुछ भी नहीं आया, मतलब आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ दिखाओ, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, तो सही था। हाँ तो सही था, लंबवत ही लिया था ना आपने भी केस तो।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बट वो तरीका तरीका आंसर यही सेम आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा होगा आंसर सेम। देखो गलती कहाँ पे हो रही है। आप देखो, सबसे पहली बार प्रकाश किरण इसके पास कब पहुंचेगी? जो लंबवत जाएगी, लंबवत जाके टकरा के इसके पास आ जाएगी डायरेक्ट। उस लंबवत वाले को पॉइंट आउट करके करना चाहिए तब। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन। बढ़े आगे। पांडे जी क्या बोलना है, बोलो। बताओ। दिख तो रहा है, सब उल्टा दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रही है सारी। हाँ हाँ, आप बताओ। ऐसे देखना पड़ेगा, 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ तो लॉजिक तो वही लगा ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ना आपने, मतलब कंसेप्ट तो वही है ना कि लंबवत टकराएगा तो ही तो वापस उस तक पहुंचेगी प्रकाश किरण। सही है, ठीक है ठीक है ठीक। चलो भाई, सब अगला सवाल करते हैं। मस्त सवाल है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ। इस व्यक्ति की जो हाइट है वो h है। सवाल ये है कि इस व्यक्ति को अपने सामने कितना बड़ा दर्पण रखना है, मतलब कितना छोटे से छोटा कितना दर्पण रखना है कि ये अपने आप को पूरा उसके अंदर देख सके, है ना? मतलब अपने आप को पूरा देखने के लिए, अगर आपकी हाइट h है तो अपने आप को पूरा देखने के लिए आपके सामने जो दर्पण है वो कम से कम कितनी हाइट का होना चाहिए, ये सवाल है। चलिए करते हैं, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये आपको ट्राई नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। रिजल्ट लास्ट में याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है इसका। एक काम करते हैं, हम तो पूरा का पूरा मिरर ही मान लेते हैं कि हमारी हाइट के बराबर ही हम मिरर यूज करेंगे। हटाओ, हमको रिस्क लेने का ही नहीं है, हमें अपने आप को अपनी शक्ल पूरी देखनी है, हमें रिस्क लेना ही नहीं है, हम तो अपनी हाइट का ही मान के चल रहे हैं। ठीक है साहब, मान लो। अच्छा, आप अपने आप को देखोगे कहाँ से? कहाँ से देखते हो आप अपने आप को? सर अपने आप को या किसी को भी हम देखते तो आंखों से ही हैं। तो अगर ये आपका सर है, ये हाइट h है, या आपका हेड है, या आपका पाँव है, फुट, तो आप कहाँ देखते हो? यहाँ से कहीं से देखते हो, ये आपकी आंख है। कोई टेंशन नहीं है, आपको अपना सर भी दिखेगा, अपना पाँव भी दिखेगा, बस एक ही कंडीशन है, आपके सर से जो प्रकाश किरण निकले ना, वो दर्पण से टकरा करके आपकी आंख तक पहुंच जाए, तो आपकी आंख आपके सर को देख लेगी। आपके पाँव से जो प्रकाश किरण निकले ना, वो दर्पण से टकरा करके आपकी आंख तक पहुंच जाए, आपकी आंख आपके पाँव को भी देख लेगी, और पाँव और आंख के बीच में पूरा शरीर है तो वो दिख ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो करना क्या है, करना यह है कि यहां से प्रकाश किरण निकले और टकरा टुकरू के आपकी आंख तक पहुंच जाए, बस, कोई टेंशन नहीं। अब हमने सर को देख लिया, सर की इमेज कहां बनी? सेम हाइट का दर्पण लेने की बात हुई थी ना। ठीक है, हाँ, तो सर की इमेज कहां बनेगी? जितना दर्पण के आगे है सर, उतना ही दर्पण के पीछे, ऐसे यहाँ का इमेज बन जाएगी, और सर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
पाँव के बारे में क्या ख्याल है? पाँव भी देखना है ना, पूरा देखना है, तो पाँव से प्रकाश किरण भेजो बेटा, ये पाँव से प्रकाश किरण भेजी, टकरा के आंख तक पहुंची, बस कोई दिक्कत नहीं है, बन गया काम, पूरा सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, अब क्या ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि तुम्हारे को मैं खुली छूट देता हूं, इस मिरर को काट दो, इसको कट कर दो, कोई टेंशन नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी काट दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना मिरर काफी है देखने के लिए, क्योंकि यहां सर से मैंने हीट लिख दिया, हेड को सर से प्रकाश जाएगा, ये इस पॉइंट से टकरा के आंख तक पहुंच जाएगा, यहां से पांव से जाएगा, इस पॉइंट से टकरा के यहां तक पहुंच जाएगा, इसको कट कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये पता लगाना है कि ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये जो मिरर की एम से लेकर के एन तक की हाइट है ना, बस उतनी ही हाइट का मिरर चाहिए, उसके अलावा सब फेंक दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब हमारे लिए वेस्ट, वी डोंट नीड एनीथिंग। पक्का? शुरू करें? कैसे करेंगे? अब कुछ नहीं, अब ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपका मन करे वैसे लगाओ। कैसे लगा सकते हो ज्योमेट्री? यहां से एक लंब डाल दो ऐसे, आपको पता है ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है ना, और ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, ये लाइन भी बराबर है, तो ये तो समरूप त्रिभुज हो गए, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x ही होगा, समरूप त्रिभुज ना बिल्कुल एक जैसे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, उसके बाद में आप ये बोल सकते हो ये वाली लाइन आपस में बराबर है, सब कुछ सेम तो लग रहा है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये लाइन कॉमन है दोनों में, ये दो लाइन कॉमन है, तो समरूप त्रिभुज है, तो ये x है तो ये भी x है, ठीक है, ऐसे ही क्या ये समरूप त्रिभुज नहीं बन रहा? देखो, ये अगर आई है थीटा है तो ये भी थीटा है, आई इज इक्वल टू आर, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अब ऐसा फील नहीं हो रहा दिखने में क्योंकि अपन बना नहीं पाए प्रॉपर तरीके से, एंगल बराबर बनाना जरूरी होता है, तब फीलिंग तब आती है, अदरवाइज फील नहीं डेवलप होता। रुको, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गई ना, जितने एंगल पे आई है उतने पे वापस गई, तो ऐसे, अब ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण गई, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, बेस सेम है वही, तो ये डिस्टेंस अगर वाई है, ये डिस्टेंस भी वाई होगा, सेम होंगे दोनों, मतलब समझ रहे हो ना यार, मतलब फीलिंग समझ गए ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, कैसा बोल सकता हूँ कि जो हाइट h है, टोटल हाइट h, ये किसके बराबर है? x प्लस वाई, 2x प्लस 2y के बराबर है। अच्छा, और ये mn की हाइट कितनी है एक बार चेक करते हैं, यहाँ से लंब डालो, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, तो mn किसके बराबर है? mn किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है, तो यहाँ से एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई की जगह mn रख दो, तो mn बराबर कितना आ गया? h/2। मतलब एक आदमी को खुद को देखने के लिए अपनी हाइट का आधा, बस इतना ही मिरर लगता है, इतना मिरर उसके पास है तो वो खुद को देख सकता है। इस रिजल्ट को याद रखना है, लर्न दिस रिजल्ट, बना लो आराम से। साथ साथ बनाते हुए चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सवाल को समझ लो आराम से पहले, फिर लिख लेना। क्या लिख लिया, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रेक्षक है। अब ये मत सोचना कि प्रेक्षक बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी बस आंख है यहाँ पे छोटी सी, है ना। ये मान लो उसकी आंख यहाँ पर है, 180 सेंटीमीटर ऊपर उसकी आंख है। यहाँ एक छोटा सा मिरर है, ये मिरर 50 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब 50 सेंटीमीटर लंबाई का है, और इसके नीचे 50 सेंटीमीटर और है। मतलब मिरर कहाँ पे होगा, 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पे होगा, ठीक है। ये दूरी है 200 सेंटीमीटर। ये जो फर्श है नीचे, इस फर्श से प्रकाश मिरर में जाएगा, मिरर से ऑब्जर्वर की आंख में जाएगा। तो इस प्रेक्षक को इस फर्श की कितनी लंबाई दिखाई देगी दर्पण के प्रतिबिंब के कारण। ये मत बोलना सर वो तो यहाँ से खड़ा खड़ा ऐसे देख लेगा, सीधा नीचे पूरा फर्श दिखाई देगा, ये भी सोच सकते हैं ना। तो इसे साफ साफ लिखा है, परावर्तन के कारण उसको कितना लंबा फर्श दिखाई देगा, ये आपको बताना है। कंसेप्ट मेरे पास कुछ नहीं बताने के लिए, बस सवाल है। कंसेप्ट कुछ नया नहीं, हो गया कंसेप्ट जितने थे इस टॉपिक के कंसेप्ट हो चुके हैं, बस अब आपको सवाल करना है। लेट्स डू इट। क्लासरूम एग्जाम्पल अच्छे होते हैं, दिमाग लगाना चाहिए। कुछ बैठा किसी से? किस किस से कुछ 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 बैठा? चलो मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ। तुम लोग देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो कुछ। बोर्ड पे, इधर। होना तो हो गया तुमसे, जितना आपको करना था आपने कर दिया, अब सबको बोर्ड पे देखना है। क्या चीज़ है भाई साहब, ध्यान समझेंगे इसको ना। फर्श देखना है, फर्श, फर्श देखना है। तो देखने की कंडीशन क्या है? सिंपल सी कंडीशन है, फर्श से प्रकाश इसकी आंख तक पहुंचना चाहिए बस। अगर फर्श से प्रकाश इसकी आंख तक पहुंच गया तो ये फर्श को देख लेगा, अगर फर्श से प्रकाश इसकी आंख पर नहीं पहुंचा तो नहीं देख पाए। सबसे पहले ये सोचते हैं कि प्रकाश इसके पास यहां से कहीं से पहुंच रहा होगा। फर्श का वो पॉइंट जो ये इधर से सबसे पहले देख पा रहा होगा वो ये वाला पॉइंट है। मान लेते हैं यहां से इसको फर्श दिखना शुरू हो रहा है, मान लेते हैं यहां से इसको फर्श दिखना शुरू हो रहा है। तो कंडीशन क्या है, यहां से इसको फर्श दिखना शुरू हो रहा है, तो यहां से जो प्रकाश किरण निकल रही है वो इसकी आंख पे जा रही है। इतनी सी तो बात है। अगर इसको फर्श का ये हिस्सा यहां से दिखना स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से जो प्रकाश किरण जा रही है वो इसकी आंख तक पहुंच रही है, ठीक है। ट्राइंगल वो जानते हो ना, लंब डाला अपन ने, अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब बनाने के बाद अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्यों? परावर्तन का नियम, फिजिक्स इतनी सी है इसमें। z बन रहा है एकांतर कोण, तो ये एंगल भी आई होगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे लिखो 10i। तो 10i कैसे लिखेंगे, 50/x बराबर 10i। इस बड़े वाले ट्रायंगल में लिखने की कोशिश करो, तो बड़े वाले ट्रायंगल में कैसे लिखोगे, आपको ये लाइन चाहिए होगी, तो ये कैसे मिलेगी,
पूरी 180 है, ये 50 है, तो 180 में से 50 माइनस कर दो, 130 डिवाइड बाय ये कितना है 200, ये लीजिए। एवरीवन कंफर्टेबल? ठीक है, यहाँ तक कुछ भारी तो नहीं कर दिया मैंने नितिन? ठीक है, ओके। एक्स इज इक्वल टू वॉट? टू 200 ही था क्या ये? ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये फर्श का वो पहला पॉइंट है जो उसको दिख रहा है इधर से। अब क्या होगा, अब आगे बात करते हैं। यहाँ का पॉइंट भी दिख जाएगा, प्रकाश जाएगा पहुंच जाएगा। यहाँ का पॉइंट दिख गया, प्रकाश जाएगा पहुंच जाएगा। यहाँ का पॉइंट भी दिख जाएगा, प्रकाश जाएगा पहुंच जाएगा। कोई ऐसा पॉइंट भी होगा फर्श का जो उसको आखिरी दिखाई देगा। मान लेते हैं ये पॉइंट उसको लास्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये पॉइंट उसको लास्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहां से प्रकाश इस पॉइंट पे टकरा रहा है और यहां से इसकी आंखों तक पहुंच रहा है। भाई इसके बियॉन्ड कोई पॉइंट लोगे तो प्रकाश फिर ऊपर निकल जाएगा, मिरर से ऊपर। तो इधर वाला पॉइंट सबसे पास में वो होगा जो मिरर के इस पॉइंट पे टकराएगा, है ना। और लास्ट तक फर्श कब दिखाई देगा, जब वो मिरर के इस पॉइंट तक टकराएगा। इसके ऊपर दिखेगा नहीं, इसके नीचे दिखेगा नहीं। ये तो लॉजिक है ना बेटा। अब लॉजिक अपनी जगह पे, फिजिक्स अपनी जगह पे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। तो ये एंगल आई डैश है, तो ये भी एंगल आई डैश है। जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी आई डैश ही होगा। अच्छा, अब बताओ क्या हम 10 आई लिख सकते हैं, 10 आई डैश लिख सकते हैं? एक काम करो, इस डिस्टेंस को y मान लो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसको y मान लो। तो कैसे लिख पाओगे 10 आई डैश? बड़ा वाला ट्राइंगल फॉलो कर लेते हैं पहले तो, इस ट्राइंगल से लिख लेते हैं, इस वाले से। 50 + 50 100 अपॉन वाई, 100 अपॉन वाई बराबर 10 आई डैश। इस ट्राइंगल से लिख लो, छोटे वाले से। तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो 180 माइनस 100 चलेगा यार। यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये कितना है 100 के बराबर। तो 180 माइनस 100 80 अपॉन ये कितना है 200। वाई कैलकुलेट कर लो, वाई हो जाएगा आपका 200 इंटू 100 अपॉन 80। ढाई सौ सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 250 सेंटीमीटर। तो ये कितना है 250, यहाँ से आता है 250। अच्छा, कितना फर्श देख पा रहा है वो, समझ गए होगे अब तो। कितना फर्श देख पा रहा है जहां तक प्रकाश पहुंच रहा है। तो पहला प्रकाश पहुंच रहा है यहाँ से, आखिरी प्रकाश किरण पहुंच रही है यहाँ से। तो इसके बीच का पूरा देख पाएगा, ये फर्श का वो हिस्सा होगा जो उसको दिखाई देगा। मतलब y में से x को माइनस कर दो, फर्श का वो हिस्सा उसको दिखाई देगा। तो फर्श का जो हिस्सा दिखेगा वो है y माइनस एक्स। मतलब 250 माइनस 1000 बटा, समझ आ गया है एवरीवन? देखो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास समय लिमिटेड है, मेरे पास 7 या 8 महीने का समय है, उसमें सब कुछ पढ़ाना है। तो मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं कंसेप्ट दे पाऊंगा। प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री तुम्हें लगानी पड़ेगी, सवाल तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे, कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी,
सवाल के साथ जूझना तुम्हें पड़ेगा। जैसे एक ही कंसेप्ट के मैंने आपको इतने सवाल करा दिए, ठीक है? और वास्तव में थ्योरी की बात करें तो थ्योरी 2 लाइन की है। एक तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, बस अभी तक मैंने यही लगाया पूरे रिफ्लेक्शन में। दूसरा दृश्य क्षेत्र क्या होता है? तो दृश्य क्षेत्र में सिंपल सी थ्योरी है, एक ऑब्जर्वर को इमेज तब दिखती है जब परावर्तित किरण उसकी आंख में जाती है। बस इसी थ्योरी पे बेस्ड इतने सारे सवाल हैं। और अब ऐसा भी हो सकता है चींटी दीवार पे चढ़ रही है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, चींटी को अपनी इमेज मिरर में कब तक दिखाई देगी, कितनी दूरी तक दिखाई देगी, ऐसे बहुत सवाल बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, सीबी के सवाल आपको लगाने पड़ेंगे, आपको जो एप्लीकेशन में अलग से डीपी मिल रही है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टेस्ट आपका कल होना था, और अभी एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है वेलोसिटी। जब इमेज चलती है, ऑब्जेक्ट चलता है, तो इमेज की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वो कल हम एक क्लास रख के कवर करेंगे। परसों आपका टेस्ट हो, जो टेस्ट आपका शेड्यूल कल की क्लास के बाद ही टेस्ट होगा, क्योंकि ये काम खत्म हो जाए फिर ही हम टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टेस्ट में सवाल दे दिए मैंने, बना दिया पेपर, तो पेपर तो चेंज मैं कर नहीं सकता। हाँ मन, टेस्ट क्या बोल रहे हो? हाँ ऐसे ही कुछ प्लान करेंगे, डोंट वरी। कल की बात कर रहे हो क्या? सुबह टेस्ट नहीं, ऐसे नहीं, सवाल करने का समय चाहिए होगा, फिर वो ज़रा रश हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि कल एक अच्छी खासी क्लास हो जाएगी वो अपने आप में। और फिर उसके आप सवालों की प्रैक्टिस लगा लेना, फिर टेस्ट दे देना। टेस्ट मतलब टेस्ट टेस्ट की तरह हो जाए, वो चीज़ है। 2-4 घंटे की प्रिपरेशन में आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ, टेस्ट, डीपीपी, क्वेश्चंस, इनको सीरियसली लो, अपने आप आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। अगर आपके टेक्स्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक चैप्टर आपने पढ़ा और टेस्ट में अगर 360 में से 200 नंबर आए, आप 10 चैप्टर भी पढ़ लोगे ना, तो भी 200 नंबर ही आएंगे। कारण बताऊं क्या है? आपके पढ़ने का तरीका ऐसा है कि आप उसमें से 200 नंबर निकाल पा रहे हो, ये है चीज। तो आपको अपने पढ़ने के तरीके पे बार बार फोकस करना पड़ेगा। क्या मैं ज्यादा सवाल कर रहा हूँ? क्या मैं सवाल सही तरीके से कर रहा हूँ? क्या मैं प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहा हूँ? क्या मैं क्लासरूम एग्जाम्पल्स को बहुत फोकस के साथ में सीखता हूँ? क्या मेरी मैथमेटिक्स तो कमजोर नहीं है? क्या मेरी सिली मिस्टेक्स तो नहीं होती हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं आलस करता हूँ? क्या मैं रिवीजन प्रॉपर्ली कर रहा हूँ? हर दिन खुद को ये आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, हर टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। हम क्यों इतने टेस्ट ले रहे हैं आपके, इसकी अहमियत अभी समझ में नहीं आ रही है, आपको बाद में आएगी। परसों अगर आपका टेस्ट है तो आज रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। कल दिन भर आपको पढ़ना है, परसों रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए, कल रात को आपको नींद नहीं आनी, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता। ये सोच के लो कि मेरा जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। जब इतना सीरियसली यहाँ के टेस्ट को दोगे, तब वहां के सीरियस टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आएगा। डोंट टेक इट इजी, टेस्ट को आसान मत लो। हम टेस्ट बहुत अच्छे बना रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सीरियसली पिक हो रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल आपके लिए लाए जा रहे हैं। बस आपको ढंग से टेस्ट देना है, अदरवाइज क्लास में ये जो मेहनत हो रही है सब बेकार हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगी, सब वेस्ट हो जाएगा। जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उसको बेस्ट कैसे करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अपना रैंक कैसे इंप्रूव करूं, मैं मार्क्स कैसे इंप्रूव करूं, परसेंटेज कैसे इंक्रीज करूं, क्योंकि हो सकता है आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे में कुछ नंबर्स का ही फर्क होता है। आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी बॉम्बे सिविल मैकेनिकल, कुछ नंबर्स का फर्क होता है। आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर आपको एनआईटी मिलेगी, ट्रिपल आईटी मिलेगी, ब्रांच कौन सी मिलेगी, आपको शहर कौन सा मिलेगा, ये सब कुछ आपके परसेंटेज और मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो एक 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 स्टेप जो आप रखोगे ना, वो काम आएगा। ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप काउंट होगा। नीट का बच्चे का भी पेपर है, आपका एक 10 नंबर 20 नंबर से आपके कॉलेज डिसाइड होंगे कि आपको कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो मेहनत करो यार, सिंपल सी बात। आई कैन गारंटी देर इज नो नो लूप होल इन कंटेंट, कंटेंट में कोई लूप होल नहीं रहेगी। कंटेंट एकदम बेस्ट डिलीवर होगा, हो रहा है, आगे भी होगा। सिलेबस एकदम टाइमली फिनिश होगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, वो हमारा हेडेक है, आपका नहीं है। आपका बस इतना सा हेडेक है कि अगर सर बोल रहे हैं कि परसों टेस्ट है और आज रात को नहीं सोना है, कल दिन भर नहीं सोना है, परसों रात कल रात को नहीं सोना है, नहीं सोने का मतलब ये नहीं कि जग के आ रहे हो एकदम काली चरण बन के आंखें आंखें लाल लेकर के।
इसका मतलब यह है कि आप 6 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो। जब एग्जाम के एक दिन पहले हमें 3-4 घंटे की नींद आती है, तो कल हम 8 घंटे कैसे सो सकते हैं? भूत थोड़ी है अपन। अपन को सोना है 10 बजे, उठना है 4 बजे। इतनी नींद बहुत है। 10 से 4, 6 घंटे की नींद बहुत है। क्योंकि हमारा पेपर है परसों यार, टेस्ट है हमारा, जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट है कल। और अच्छा बात यह है कि इस अटेम्प्ट में केवल 4-5 चैप्टर आ रहे हैं और ये है फर्स्ट अटेम्प्ट। पता थोड़ी चलता है, हर 1-2 हफ्ते में चैप्टर्स ऐड होते जाते हैं। कल आपने विलियन नाम के चैप्टर को देखा, उसकी पावर क्या थी? आपने बोर्ड में जो पढ़ा वो बिल्कुल अलग था, जेईई में जो पढ़ रहे हो बिल्कुल अलग है। तो रात दिन का जब डिफरेंस है तो रात दिन एक करके उसको कवर करना पड़ेगा ना। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं धीरे 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 रैंक की तरफ जाऊंगा। अभी तो ये सब हो रहा है। जब चैप्टर्स ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर अच्छे क्वेश्चंस एडवांस के लिए जा सकते हैं। अभी एडवांस के सवाल पिक नहीं कर सकते जब तक कि आप एलएलएम ना पढ़ लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर के बाद में एडवांस के मैकेनिक्स के अच्छे सवाल उठाए जा सकते हैं। फिर वहां पे शक्लें देखोगे बैठ करके। तो जिस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है वो एडवांस है। चाहता हूँ आप लोग आईआईटीज में जाओ, एम्स में जाओ, डॉक्टर बनो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सब स्टैंडर्ड रह जाओ और कुछ नहीं करना होता है। जैसे एडवांस का पेपर हुआ था ना 6 घंटे का, वैसा ही पेपर होगा वहां पे, सेम उसी तरीके का पेपर होगा। आपको बस इतना ईमानदार रहना है खुद के साथ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी पूरी जिम्मेदारी यही है कि मैं सवाल लगा रहा हूँ डेली। होता क्या है ना कि मैं आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, छत्ते वाला एग्जाम्पल। रानी मक्खी अकेली ये डिसाइड करती है कि पूरा छत्ता क्या करेगा, और बाकी सारी मक्खियाँ चुपचाप उसकी बात को फॉलो करती है और लगी रहती है वहां पे। आपको भी वैसे ही करना है। आई एम डिसाइडिंग कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको लगे रहो। आपका डिस्ट्रैक्शन हमने बिल्कुल जीरो कर दिया है। आपका इंस्टाग्राम बंद कर दो, फेसबुक पे शॉर्ट्स देखते हो बंद कर दो। रिजल्ट आ गया, बच्चे सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया। अब आपको फालतू फोकट के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी की भी मेंटरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मेंटरशिप देनी होगी हम खुद देंगे। हितेश भैया का सेशन हुआ था, आगे हम खुद रखेंगे। आईआईटी में कुछ लेना होगा मैं बताऊंगा आपको। और मेरे से अच्छी मेंटरशिप आईआईटी में आपकी कोई नहीं कर पाएगा, और नीट में हितेश भैया से अच्छी कोई नहीं कर पाएगा। जिस इंसान का खुद का नीट में 4000 रैंक आया है, वो इंसान आपको बेस्ट बता सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी का भी वीडियो देख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेटजी जैसी कोई चीज नहीं होती जेई के अंदर। क्या स्ट्रेटजी काम आ जाएगी इस वीडियो में, बताना मेरे को। जब ये आपने सवाल कर लिया, ये सवाल कर लिया, ये सवाल कर लिया, फिर भी इस सवाल ने तुम्हारी हालत खराब कर दी, नहीं बनाना तुमसे। क्या था इसके अंदर? स्ट्रेटजी में थोड़ी आते हैं ये सवाल। ये चीज स्ट्रेटजी में नहीं आएगी, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगी। 5 मिनट का स्ट्रेटजी वीडियो देखने से अच्छा है 5 मिनट का एक नया सवाल ट्राई कर लो। 10 मिनट आपको टाइम वेस्ट करने से अच्छा है 10 मिनट में 5 सवाल होते हैं। अगर कोई बच्चा सच में ऑल इंडिया रैंक लाना चाहता है ना, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट, वो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते। उनका सब एक ही उद्देश्य होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। टीचर ने अपना काम कर दिया, आके क्लास ले ली, गया टीचर, बात खत्म। अब मैं आज बैठ करके ये जो दिया है ना फील्ड ऑफ व्यू वाले, इसके सवाल लगाऊंगा। आज मैं बैठ करके देखूंगा कि सवाल कैसे आ रहे हैं मेरे वाले फॉर्मूले, इस तरीके से क्या हो रहा है। ये मेरा उद्देश्य है आज। वन स्टेप एट अ टाइम। मुझे ऐसे काम कर, यही सही तरीका है। मुझे इसी पे काम करना, तब सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज तो फिर 1 साल मेहनत भी करते रहोगे, घिसते भी रहोगे, लास्ट में फिर। और मैं चाहता हूँ तुम लोग सब फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री हो जाओ जेई मेन से। सबके सब, आशा बैच वाले तो खास कर, क्योंकि हमें फिर टाइम मिलेगा नहीं। फिर एडवांस की टेस्ट सीरीज भी रखनी है, एडवांस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो एडवांस को टाइम चाहिए होता है। तो आप मेन से फ्री हो गए, मेंस में 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल बन गई, हम फ्री हो गए। हमारा मेंस क्लियर, एनआईटी सिक्योर्ड, खत्म बात। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी हमारी हैं। अब हम शांति से बैठ के 3-4 महीने एडवांस पर फोकस करेंगे। अब हम आईआईटी में जाने की कोशिश, क्योंकि हमने जैन में खुद को सिक्योर कर लिया ना। अब अप्रैल, आपका फेब, मार्च और अप्रैल, मई में एग्जाम होता है मान लेते हैं। 3 महीने फुल फोकस ये एडवांस पे रखेंगे। एडवांस के पीवाईक्यूज, क्लास में सर ने जो जो एडवांस के सवाल करवाए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एडवांस की अप्रोच समझेंगे, कंसेप्ट में डेप्थ में जाएंगे, ये सब काम करेंगे। अगर जैन में हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है, जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हम फिर अगले 2 महीने क्या कर रहे होंगे, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मेहनत कर रहे होंगे। फिर आपको अपने टारगेट को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम आईआईटी टू एनआईटी।
फिर अप्रैल में एनआईटी सिक्योर होगी, 1 महीने में क्या उखाड़ लोगे आप? फिर लोअर आईआईटी मिलेंगी। लोअर आईआईटी में जाने से अच्छा होगा कि छोड़ो यार अपन एनआईटी ले लेते हैं, अच्छी ब्रांच ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ आर नॉट गुड, दे आर एक्सीलेंट, दे आर एक्सीलेंट। पर आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपने इतनी मेहनत की है कि आप एनआईटी के लायक बने हो, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी में गड़बड़ कर दी, थोड़ा लापरवाही कर दी, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करी, इस रीजन से हमें जबरदस्ती आईआईटी से एनआईटी पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। और आशा बैच के बच्चे को अब सोचो ना, 2 साल पढ़ना है क्या, या 1 साल पढ़ के निकलना है? यही सब पढ़ाऊंगा वापस अगले साल, सोच लो। हाँ, नए वापस से तुम लोग आओगे, सेम चेहरा दिखाई देता है तो मन करता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। पढ़ाऊंगा अगले साल और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, 2-3 सवाल और करा दूंगा, इसका एक आध सवाल और ढूंढ लाऊंगा अच्छा कहीं से। सवालों की कमी थोड़ी पड़ी है, बुक्स की कमी थोड़ी, घर में लाइब्रेरी में, चिंता मत करो। बथेरी किताबें पढ़ रखी है मैंने, और पढ़ लूंगा कहीं से, सवाल इरोड़ो का सवाल उठा लिया। तुम्हारा लेवल उठाओ तो सही, तुम इरोड़ो पूरी पड़ी है अभी, करा देंगे, वहां से सवाल उठा के पढ़ा देंगे। पर तुम्हें मेरा शक्ति प्रदर्शन देखना थोड़ी है कि आशीष सर 2025 से 26 में कितने नए सवाल कराते हैं, ये देखने के लिए थोड़ी ड्रॉप लेना है। तुम अपना पढ़ाई करो, 6 महीने क्लियर करो, निकलो यहाँ से, जाके अपनी कॉलेज में पढ़ाई करो, 4-5 साल मजे करो वहाँ पे। तो आशा बैच के बच्चे को तो बनाना ही नहीं है ड्रॉप का टारगेट, उसे तो अपना इस साल फ्री होके निकलना है। एनआईटी मिल जाती है और टारगेट एनआईटी तक, एनआईटी पे चले जाओ। एनआईटी आपने 98 परसेंटाइल गेन कर लिया, कोई बात नहीं, फिर आपका एडवांस में नहीं हुआ, फिर मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है अब ड्रॉप ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द गेम विल बी चेंज्ड इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही गेम चेंज करता है, बाकी कोई मतलब। मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, तुमको अच्छा लगा, कोई काम का नहीं है अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला काम है कैप्सूल बुक। दूसरा ये था कि सर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो, हमने आपको देना स्टार्ट कर दिया। राउट लॉ के सवाल मिल गए, आपने चेक किया एप्लीकेशन में, राउट लॉ की एक्स्ट्रा डीपीपी मिल गई है, कितने बच्चों ने चेक किया? करो उसको, आपने चेक ही नहीं किया। आपकी सीबी अलग है, वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, हमने राउट लॉ के नए क्वेश्चन डाल दिए कल या परसों में। चेक करो उसको, करो बैठ करके, परसों के टेस्ट में काम आएंगे। तो ऐसे बाय स्टेप आगे बढ़ो। हर बच्चा अपनी रेस में है, हर बच्चे का कंपटीशन अपना कंपटीशन है। एक और बड़ा बड़ा टेंशन तुम्हारा दूर कर देता हूं मैं, एक्चुअल में जैसे ये 25 लाख के आसपास या 15 लाख के आसपास बच्चा पेपर दे रहा है ना, तो उसमें से केवल 1% बच्चा ही ऐसा है जो लास्ट तक सीरियस होकर के पढ़ाई करेगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा। केवल 1% बच्चा ही ऐसा है, बाकी सब फर्जी है, सब कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। तुम में से भी हैं वो, सर ये अपना सिलेक्शन रेशियो इतना, मतलब सिलेक्शन जो है वो आईआईटी में इतना कम क्यों होता है बच्चों का? मन में सवाल आता है ना। बड़ी से बड़ी कोचिंगों में 2-3 सिलेक्शंस होते हैं, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन यही है कि 1% बच्चा ही सेलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि 1% बच्चा ही पढ़ता है लास्ट तक, बाकी सब टाइम पास करते हैं। अभी कल संडे है, बढ़िया आराम करेंगे, आज कल संडे, आज किताबें पढ़ के सो जाएंगे आराम से। ड्रॉपर क्या कर रहा है? ड्रॉपर टाइम वेस्ट कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं और तुम, हम एक कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, ना उसका होगा ना तुम्हारा होगा, दोनों लटकोगे एक साथ। ये भी स्थिति है। अब स्कूल है नहीं, स्कूल जाना नहीं है, कोई प्रेशर है नहीं। देखो, एडवांटेज मिला है आपको ड्रॉपर्स को कि स्कूल नहीं जाना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं फुल टाइम में पढ़ने का। एट द सेम टाइम टाइम वेस्ट करने के लिए भी फुल टाइम है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रहा है हमारा बच्चा, तो बैच ले रखा है, देखो लाइव पढ़ रहा है, बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, देखो कितने सारे बच्चा, मस्त पढ़ाई चल रही होगी। पेरेंट्स को क्या है, उनको तो 5 घंटे में तुम पढ़ते हुए दिख जाओ, उनको लगता है अच्छा जिंदगी में हिंदी मीडियम का बच्चा 2 घंटे नहीं पढ़ा, ये 5 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, मजा आ गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। 1 साल तक तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, पर एक बार आईने में खड़े होकर पूछना खुद से, क्या 5 घंटे सिलेक्शन होगा? 5 घंटे में तो पता चल रहा है 2 सब्जेक्ट के सवाल नहीं लग रहे। ड्रॉपर को तो 5 घंटे क्लास के अलावा कम से कम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो क्या 15 घंटे डेली लगातार पूरे साल पढ़ पाना, ये केवल 1% बच्चे ही कर पाते हैं, और 15 से 17 हजार सीटें तो हैं, इतनी सीटें हैं इंडिया में।
अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप एनआईटीज को मिला लो, आप आईआईटीज को मिला लो, आप ट्रिपल आईटीज को मिला लो, इतनी सीटें हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपको एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी मिल गया ना, योर लाइफ इज सेट। आपको जीएमसी मिल गया ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक बार, योर लाइफ इज सेट। क्योंकि एक्सपोजर ही अलग मिलता है। अगर आप एएसएल पे नहीं आए होते तो आपको एक्सपोजर मिलता क्या, कि सीरियस स्टडी किसको कहते हैं, अच्छी पढ़ाई किसको कहते हैं, अच्छा कंटेंट किसको कहते हैं, नहीं मिलता। आप इस एक्सपोजर से दूर रहते। सिमिलरली जैसे आप इन कॉलेजेस के अंदर जाते हो, आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर किसका, अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, कॉलेज का नाम मिलता है। 4 साल बाद भाई मैं एनआईटी सूरत से पास आउट हूँ, मैं ट्रिपल आईटी ऊना से पास आउट हूँ, आईआईटी दिल्ली से पास आउट, ये टैग मिलता है आपको। और 4 साल में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, जिंदगी सेट हो जाती है। यही कॉलेज आपको दे देंगे 80 15-20 लाख के पैकेज, तो बड़े आराम से। ट्रिपल आईटी का बताता हूँ मैं आपको, पैकेज आराम से 10 लाख पर एनम पर ईयर, आराम से। पढ़ने वाले बच्चे के लिए, सीएस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख रुपए साल के, मतलब 50-60 हज़ार महीने के, आराम से सेट है लाइफ। 2-3 साल बाद में कंपनी स्विच कर लेना, पैकेज सीयर डबल होता है, 10 का 20। फिर 3-4 साल बाद फिर कंपनी स्विच कर लेना, पैकेज फिर डबल होता है, अच्छा काम कर रहे हो तो। और तुम लोग मेहनती हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जितनी मेहनत करो कंपनी में भी उतनी मेहनत करोगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अडोबी, फोन पे, जो तुम नाम सुनते हो ना, फोन पे कंपनी में हमारे रिलेटिव हैं एक, 70 लाख का पैकेज है उनका, 70 लाख का पैकेज, मजे में एकदम। तुम्हारी तरह ही हिंदी मीडियम से थे वो, तुम्हारी तरह ही प्रिपरेशन की थी। एक मेरे रिलेटिव में एक और है, उनका मैं इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। उनका नाम है डॉक्टर गिरिराज शर्मा, और वो अभी एम्स से पास आउट है, बच्चों के डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका हॉस्पिटल भी उन्होंने यहाँ ओपन किया है, अभी 2 साल हो गए। बहुत बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, हिंदी मीडियम से है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उनका समय लेकर के हम इंटरव्यू करें। हिंदी मीडियम से है। तो हिंदी मीडियम के लोग क्या, देखो होता क्या है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए सबसे बड़ा बैरियर कंटेंट कभी था ही नहीं, वो खुद ही सबसे बड़ा बैरियर है उसके लिए। हिंदी मीडियम के बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदी मीडियम का बच्चा खुद ही है, जो ये मान के चलता है कि मेरा तो नहीं होगा। अरे बाउंड्री क्रिएट करते हैं अपने सामने, अरे मेरा वो कॉलेज की फीस कौन देगा सर। मैंने पता किया, तुम्हारे आसपास कोई फुद्दू से फुद्दू कॉलेज का भी बीएससी करोगे ना, 20 से 30 हज़ार रुपए से कम तो वहां भी नहीं है। और आपको पता है आईआईटी का मैथ्स का फीस कितना होता है, 22 हज़ार, 30 हज़ार के आसपास। ट्यूशन फी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, कैटेगरी के बच्चे हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है ना, जिसमें अपनी फैमिली की इनकम कम होती है, माफ हो जाती है। जितने पैसे में फुद्दू कॉलेज से बीएससी करोगे ना, उतने में आईआईटी कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं। ये सब फालतू के बैरियर्स, जब हमसे नहीं होता है ना तो हम बहानाबाजी करते हैं। समाज से नहीं होता तो वो अपनी बहानाबाजी करते हैं, तुम्हारे पड़ोसी अपनी बहानाबाजी करेंगे। और जो तुम्हें ज्ञान देगा ना, कि खुद की हालत सोचना एक बार क्या है। हमेशा जब तुम किसी इंसान से हर्ट होते हो ना अपनी लाइफ में, सबसे पहले ये देखा करो कि वो खुद क्या कर रहा है। जैसे अगर मेरी बात से तुम हर्ट हो रहे हो क्लास में, तो तुम सोचना कि आशीष सर खुद क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हाँ इसका मतलब सही आदमी है। अगर इनसे मुझे हर्ट हो रहा है, मतलब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। कल को पड़ोसी तुम्हें आके बोलता है क्या आईआईटी की तैयारी कर रहा है, फालतू है क्या तू, कुछ नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा। कभी हिंदी मीडियम का होता है क्या सिलेक्शन, कितनी कम सीट है, और हो भी जाएगा तो बाद में जाके तेरी फीस कौन भरेगा वहां पे। अब इस केस में सोचना कि उस आदमी ने खुद ने क्या किया है। वो आदमी सुबह 3 सिगरेट पीता होगा, शाम को 3 सिगरेट पीता होगा, मच्छर जैसी शक्ल होगी उसकी, ठीक है, और छोटी सी कुर्सी पे दिन भर बैठा रहता होगा, और घर पे जाता होगा तो दारू पी के जाता होगा, और हर 14-15 दिन के अंदर हॉस्पिटल के चक्कर काटता होगा। ये उस व्यक्ति की हकीकत बता रहा हूँ गांव में, जो तुम्हें टोंटबाजी करेगा। दिस इज द फैक्ट। ऐसे इंसान के प्रति तुम वो हो रहे हो, उससे तुम टेंशन में आ रहे हो कि मेरे को कुछ बोला। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, रिश्तेदार कभी नहीं चाहते तुम्हारा सिलेक्शन हो, कभी नहीं चाहता, कोई रिश्तेदार नहीं चाहता। बहुत रेयर हो तो तुम्हें ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे जो चाहते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। देखो घर में सारे के सारे ही गधे हैं, तो गधों के बीच में गधा अच्छा लगता है। और सारे के सारे गधे हैं, और तुम अगर एक उसमें से शेर बन के बाहर निकल जाओ, तो फिर ये इसका बच्चा, इसका सिलेक्शन तो आईआईटी में हो गया, इसका तो एनआईटी में हो गया, और पूरे परिवार के लिए बेंचमार्क सेट हो जाता है। और पूरा परिवार फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं, क्रिटिसाइज करता है इनको।
कोई नहीं चाहेगा आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन केवल 2-3 लोग ही चाहते हैं। एक आपके टीचर्स चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, दूसरा आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तीसरा आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या बहुत क्लोज रिलेटिव जैसे मामा, कभी-कभी चाचा, इस तरह के 1-2 लोग भी घर में होते हैं, भैया हो सकते हैं, जो सच में चाहते हैं कि आपका पढ़ाई अच्छे से हो। और वो हमेशा आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे। वो हमेशा आपको टोकते रहेंगे, कि तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी मदद तुम्हें पहचानने में बड़ी आसानी हो। इतना तुम बहुत समझदार बच्चे हो, तुम सब टीनेजर हो, तुम अच्छे से पहचान लेते हो कि कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है, घर में। तो उनकी सुनो। और धोखा मत दो पेरेंट्स को। 5 घंटे की पढ़ाई से जेईई नहीं निकलता है। जेईई के लिए आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ता है और लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी को हमेशा दिन के 10 से 12 घंटे प्रोडक्टिव काम करना पड़ता है। आज मैं भी अपनी लाइफ में 10 से 12 घंटे डेली काम करता हूं, भले ही मुझे पढ़ाते हुए आज लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं अभी भी पढ़ता हूं, अभी भी मुझे सवाल ढूंढने पड़ते हैं, अभी भी मुझे मजा आता है पढ़ने में। हाँ, ये है कि और अभी भी मैं 12 से 15 घंटे डेली काम करता हूँ, करना ही पड़ता है। आज एक डॉक्टर भी है तो उतना काम करते हैं वो। आप लाइफ में ये मत सोचो कि आराम आ जाएगा, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ आराम आ जाएगा। बट वो जो 12-15 घंटे आप कर रहे हो ना, आप सोचो वो 12-15 घंटे आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको मजा भी नहीं आए और लाइफ में आपको उसके 8,000 रुपये महीना मिले, या फिर आपको 12 घंटे ऐसा काम करना है जिसके आपको 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना मिले और आपको मजा आया उसको करने, आपका एक स्टेटस क्रिएट हो। आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको बाहर जाकर के दुकान के ऊपर बैठ करके कुछ करना है या फिर आपको सर्जरी करनी है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। आप क्या चाहते हो? जब आप जाओ तो लोग आपका वेट करें, फिर आप उनसे बातचीत करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दो, ये चाहते हो? अगर ये चाहते हो तो मेहनत कर लो। काम तो सब कर रहे हैं, आप घर से के बाहर निकल के देखो, काम सब कर रहे हैं। हर बंदा 8 से 10 घंटे का काम कर रहा है और मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम छोटा है, बट ये है कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करो ना। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती, आप 7th पास होते, 8th पास होते, फिर आपको ऐसा काम कर रहे होते तो ठीक है, आप उस समय अपना बेस्ट कर रहे हो। पर आप तो जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अच्छा बैच है, आपके पास अच्छे टीचर हैं, आपके पास अच्छी फैमिली है। कुछ बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कोई तो पैसा दे ही रहा है ना उसका। लाइब्रेरी का पैसा कोई तो दे ही रहा है, इस बैच का पैसा किसी ने तो दिया ही है। तो कोई तो सपोर्ट कर रहा है आपको, दिक्कत क्या है? तो सब कुछ है, सपोर्ट है, फैमिली आपकी इतनी अच्छी है, आपके एनवायरनमेंट में देख पा रहा हूँ, बैठ के पढ़ तो पा रहे हो। आपके पेरेंट्स ये तो नहीं कह रहे हैं जाके मजदूरी कर। वो कुछ किसी भी कंडीशन में हो, आपको पढ़ा रहे हैं। आप शांति से क्वांटल लेक्चर में बैठ के पढ़ पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ समवन। तो जस्टिस करो ना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाओ, जस्टिस करो। पढ़ाई तो करनी है आपको। तो परसों के टेस्ट को टेस्ट की तरह लेना है, सीरियसली लेना है, सीरियसली पढ़ना है, सवाल करने मतलब करने। कल तक मैं और सवाल डलवा दूंगा रे ऑप्टिक्स के, उनको भी ट्राई करके रखना। मेहनत आपको करनी है। यहाँ भी बहुत लोगों की टीम काम कर रही है। आप आसान में समझ, अगर मैं 12 घंटे क्लास ले रहा हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है ना ऑफिस में, 50 लोग निरंतर काम करते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, सो दैट आप लोगों के पास सब कुछ टाइम पे पहुंचे। और उसमें भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि काम इतना सारा है। तो बहुत लोग लगे हुए हैं, ये एक टीम वर्क है, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस साल अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाओ। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, जून चल रहा है, जून में भी अभी 10 दिन तो बचे हैं। बहुत टाइम है बेटा, सफिशिएंट टाइम है। आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सब बढ़िया से हो। आपका सिलेबस टाइम पे होगा, अच्छे से होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, डीपीपीज मिल रही हैं, कैप्सूल बुक्स हैं, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, टेस्ट टाइम पे हो रहे हैं, क्वांटा लेक्चर्स हो रहे हैं, आपका डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। सब कुछ तो कर दिया, अब इसके बाद आपको बस पढ़ना है। क्योंकि पहले ये था कि आप क्वांटल लेक्चर में नहीं होते थे तो मुझे नहीं पता चलता था आप क्या कर रहे हो, बट आप दिख रहे हो आंखों के सामने, तो आप में भी सिंसियरिटी है कि हाँ यार ठीक है, हम किसी को देख रहे हैं हमको। पहले बच्चे मुझे लेटे हुए मिलते थे मैक्सिमम, अब बैठे हुए मिलते हैं स्टडी टेबल के ऊपर बढ़िया से। कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो। एग्जाम के दिन जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गिव योर बेस्ट। अपने आप को सोने से पहले ये पूछा करो कि क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया, क्या मैं और बेस्ट दे सकता था। आज मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया क्योंकि तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया क्योंकि आज मैं इंस्टाग्राम की रील्स चला रहा था, आज हम चैटिंग कर रहे थे, आज हम गुड नाइट गुड मॉर्निंग करने में लेट हो गए थे तो हम एक दूसरे को मना रहे थे। वो काम अगर हम कर रहे हैं तो फिर एक साथ दो भविष्य खराब हो रहे हैं। ठीक है, यकीन मानो कॉलेज के अंदर इन सब कामों के लिए बहुत समय मिलेगा।
चाहे आईआईटीज़ हों, चाहे एनआईटीज़ हों, चाहे ट्रिपल आईटीज़ हों, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बहुत टाइम मिलेगा। और वहाँ पे अगर तुम्हारे कुछ रिलेशंस बनते भी हैं, तो चांस है कि वो आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे रिलेशंस बनाओ जो कंटिन्यू करें, राइट? तो अभी थोड़ा पोस्टपोन करो, 1 डेढ़ साल बाद में आराम से टेक योर टाइम, ताकि जीवन भर आपको अपना जीवन साथी तरीके से मिलेगा, बढ़िया रहे। अभी कोई मतलब नहीं है। अभी दोनों में से दोनों लटक गए तो गए काम से, कोई एक लटक गया तो वैसे काम से गए, दोनों सेलेक्ट हो गए, अलग अलग कॉलेज में चले गए, फिर क्या करोगे? तो कोई मतलब नहीं है। अभी बस एक ही चीज़ हेल्प करेगी, वो है पढ़ाई। पढ़ो आराम से। डन।